18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। फिर भी वह ये दांव खेलने के लिए दृढ़ था। उसे यह डर सता रहा था कि उसके इस दुनिया में आने का असली कारण 3 लाइव्स टावर में छिपा हो सकता है। चाहे वह अपने आसपास के रहस्य को उजागर करने के लिए ही क्यों न हो, उसे आना ही था। हिंगलोंग पर्वत के ऊपर से उड़ान भरने के बाद उसने अपने शरीर में स्वर्गीय जेड स्लिप को सक्रिय कर दिया। एक हल्की नीली रोशनी उसकी पुतलियों को ढंक गई। फिर उसने आकाश और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का एक बैंगनी स्तंभ ऊंचा खड़ा देखा, जो सीधे बादलों तक पहुंच रहा था। फैंग शाओ के होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। ये 3 लाइव्स पैगोडा है। ऊर्जा का बैंगनी स्तंभ बहुत पास दिख रहा था, लेकिन असल में वह बहुत दूर था। हालांकि फैंग शाओ उसे दूर से देख सकता था, फिर भी उसे ऊपर से उड़ने में पूरा दिन लग गया। दूर से देखने पर यह कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर फैंग शाओ को आखिरकार ऊर्जा के उस बैंगनी स्तंभ की भव्यता दिखाई दी। स्तंभ कई मील व्यास का था, मानो आकाश को थामे एक विशाल स्तंभ हो, विशाल और अथाह, जिसका शीर्ष अदृश्य था। फैंग शाओ को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या स्तंभ का दूसरा सिरा ऊपरी लोक की ओर जाता है। लेकिन जब उनकी पुतलियों में से नीली रोशनी गायब हो गई, तो दुनिया शांत और शांतिपूर्ण हो गई और किसी भी असामान्य चीज का कोई संकेत नहीं दिखा। फैंग शाओ अपनी तलवार पर उतरा और जल्द ही जमीन पर लौट आया। हालांकि वह ऊर्जा के स्तंभ को देख सकता था, लेकिन वह आकाश से सीधे 3 लाइफ टावर में प्रवेश नहीं कर सकता था। 3 लाइफ टावर में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता जमीन पर था। जहां फैंग शाओ उतरा, वहां उसे बस धुएं और धुंध के गुबार दिखाई दे रहे थे, और लगभग आधा मीटर मोटे कुछ खंभे धुंधले से दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा देखने के लिए और कुछ नहीं था। फैंग शाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, फिर अंदर कदम रखा। कुछ ही देर में फैंग शाओ पहले खंभे पर पहुंच गया। वह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि अपने आसपास का जायजा लेने के लिए इधर उधर देखने लगा। जल्द ही उसे पास के 3 खंभे दिखाई दिए। एक स्तंभ कियान स्थिति में है, एक द्वि स्थिति में और एक शून्य स्थिति में। दूर स्थित स्तंभों के बारे में वह कुछ नहीं देख पा रहा था। फैंग शाओ ने कियानकुन ट्रेजर बुक में वर्णित मार्ग को ध्यान से याद किया और दाईं और जून स्थिति में स्तंभ की ओर कदम बढ़ाया। कई दर्जन मीटर चलने के बाद फैंग शाओ जून स्थिति में खंभे के पास पहुंचा। इस समय उसके चारों ओर 6 खंभे दिखाई दिए और उनकी स्थितियां अधिक जटिल थीं। पहला चरण जुन स्थिति है, दूसरा चरण वेजी है, तीसरा चरण देओ है और चौथा चरण वुवांग है। फैंग शाओ मन ही मन बुदबुदाता रहा, और हर बार जब वह किसी खंभे पर पहुंचता, तो तुरंत कियानकुन खजाना पुस्तक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अगले कदम पर आगे बढ़ जाता। इस प्रक्रिया में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती थी। एक भी गलत कदम उसे पूरी तरह से रास्ता भटका देता। अगर वह बहुत भाग्यशाली नहीं हुआ और उसे फिर से सही रास्ता नहीं मिला, तो वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। हालांकि अंदर पहुंचते ही चारों ओर कोहरा इतना घना था कि दृश्यता केवल कुछ दर्जन मीटर तक ही सीमित थी, और हर खंभे के बीच की दूरी भी ठीक उतनी ही थी। दूसरे शब्दों में, फैंग शाओ केवल एक कदम आगे वाला खंभा और ज्यादा से ज्यादा एक कदम पीछे वाला खंभा ही देख पा रहा था। अगर उसने गलती से गलत कदम उठा लिया, भले ही बाद में उसे सही खंभा मिल ही जाए, तो कौन निश्चित हो सकता था कि उसने सही कदम उठाया था। यही मूल कारण है कि जो लोग गलती से इस स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, वे कभी बाहर नहीं निकल पाते। कियानकुन ट्रेजर बुक के माध्यम से फैंग शाओ को पता चला कि 3 लाइव्स टावर के चारों ओर कुल 108 जोड़ने वाले स्तंभ हैं, और अंदर जाने के लिए व्यक्ति को उनमें से 36 से होकर गुजरना होगा। इन 36 स्तंभों पर हर कदम सटीक होना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति एक भूल भुलैया में फंस जाएगा। यहाँ स्थानिक बोध बेकार है। ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष किसी अजीब शक्ति से विकृत हो गया है। जिसे आप आगे बढ़ते हुए समझते हैं, वह वास्तव में पीछे की ओर बढ़ रहा हो सकता है। केवल सही रास्ते पर चलकर और एक विशिष्ट विधि का पालन करके ही 3 लाइव्स टावर में प्रवेश किया जा सकता है।
रास्ते में फैंग शाओ को जमीन पर सफेद हड्डियों की कतारें पड़ी दिखाई दी। इनमें से ज्यादातर हड्डियां इंसानों की थीं और कभी कभार जंगली जानवरों की भी। ये कंकाल उन लोगों के थे जो भूल भुलैया में भटक गए थे और कभी बाहर नहीं निकल पाए और अंततः थकावट से मर गए। लेकिन ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। भूल भुलैया के दूसरे हिस्सों में और भी कई कंकाल चुपचाप पड़े हैं, शायद कभी दिन की रोशनी न देख पाएं। जब भी फैंग शाओ को रास्ते में कोई कंकाल पड़ा दिखाई देता तो वह नीचे बैठ जाता और ध्यान से उसकी तलाशी लेता। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग कुशल साधक होते थे, वरना वे थरी लाइफ टावर का पता नहीं लगा पाते। हालांकि वे बदकिस्मत थे कि उन्हें सही रास्ता नहीं मिला, लेकिन उनकी ताकत निर्विवाद थी। फैंग शाओ का उनसे सामना एक तरह से सौभाग्यशाली अवसर था। कोई मूर्ख ही ऐसे अवसर को नजरअंदाज कर सकता है। इसलिए अपनी यात्रा के दौरान फैंग शाओ ने शक्तिशाली पूर्वजों द्वारा छोड़े गए अनगिनत थैलों और अंगूठियों को लूटकर एक बड़ा खजाना इकट्ठा किया। फैंग शाओ को यह भी लगा कि अपनी योग्यता को फिर से आकार दिए बिना भी उसके द्वारा एकत्र किए गए ये खजाने और जादुई कलाकृतियां उसके जीवन भर की आजीविका सुनिश्चित करेंगी। लेकिन लूटपाट करते हुए फैंग शाओ इन लोगों पर तरस खाए बिना नहीं रह सका। उनमें से कईयों का भविष्य उज्जवल और शानदार होना चाहिए था, लेकिन किस्मत के फेर में वे थरी लाइव्स टावर में पहुंच गए और चुपचाप मर गए। लेकिन किस्मत बहादुरों का साथ देती है और वे यहाँ अवसर की तलाश में आए थे। यहाँ मरना उनका अपना फैसला था, इसलिए इसके लिए वे खुद के अलावा किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। फैंग शाओ अनजाने में ही 33वीं सीढ़ी पर पहुंच चुका था। हालांकि 33वें खंभे से पहले उसने जमीन पर हाथ में हाथ डाले दो कंकाल पड़े देखे। उनके बगल में एक सोने की तलवार और एक चांदी की तलवार जमीन में गड़ी हुई थी। फैंग शाओ ने तलवार को घूर कर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या ये दो तलवारें प्रसिद्ध गोल्डन क्रो तलवार और सिल्वर टॉड तलवार हो सकती हैं, जो लंबे समय से खो गई हैं? हजारों साल पहले ऊपरी राज्य में एक ऐसा परिवार रहता था जो तलवार बनाने में माहिर था। इस परिवार का नाम लिंग था और उनके निवास का नाम लिंगशियाओ जागीर था। लिंगशियाओ जागीर तलवार बनाने में विशेष रूप से निपुण थी और उनकी सबसे प्रसिद्ध दिव्य तलवारों में से 8 तलवारें थीं, जिन्हें सामूहिक रूप से लिंगशियाओ की 8 तलवारें कहा जाता था। लिंगशियाओ की ये 8 तलवारें थीं: स्वर्ण कौवा तलवार, चांदी के मेढक की तलवार, नीला आकाश तलवार, पीला वसंत तलवार, बैंगनी अधोलोक तलवार, नीला सूर्य तलवार, सफेद इंद्रधनुषी तलवार और लाल बादल तलवार। ये 8 तलवारें 4 ऊपरी तलवारों और 4 निचली तलवारों में विभाजित हैं। 4 निचली तलवारें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन 4 ऊपरी तलवारों में से केवल बिलुओ और हुआंगक्वान तलवारें ही बची हैं। बिलुओ तलवार लापरवाह परी जियाओ रुयाओ के हाथों में है, जबकि हुआंगक्वान तलवार क्लाउड पवेलियन के स्वामी लिन फैंगटियन के हाथों में है। जहां तक स्वर्ण कौवा तलवार और रजत टोड तलवार का प्रश्न है, उनका ठिकाना लंबे समय से अज्ञात है। किंवदंती है कि बहुत पहले लिंगजियाओ जागीर से एक अद्वितीय तलवारबाज निकला था, जिसने उसे स्वर्ण कौवा तलवार चलाने का अवसर दिया था। बाद में अज्ञात कारणों से इस तलवारबाज का अपने परिवार से झगड़ा हो गया और वह गुस्से में घर छोड़कर चला गया और रजत मेढक तलवार अपने साथ ले गया। इस प्रकार तलवार चलाने वाले के साथ साथ दोनों तलवारें ऊपरी क्षेत्र से गायब हो गईं। हालांकि फैंग शाओ ने कभी सुनहरी कौवा तलवार और चांदी के मेढक वाली तलवार नहीं देखी थी, फिर भी वह उनकी दुर्जेय प्रतिष्ठा और उनकी विशिष्ट विशेषताओं से परिचित था। एक सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी और सुनहरे कोए की लपटों से सराबोर थी, दूसरी चांदी की रोशनी से जगमगा रही थी और यिन की शीतल आभा से सराबोर थी। इसलिए फैंग शाओ ने एक ही नज़र में दोनों तलवारों को पहचान लिया। जमीन पर पड़े दो कंकालों को देखकर, एक लंबा और दूसरा नाटा, साफ जाहिर था कि वे एक पुरुष और एक महिला थे। ऐसा लगता है कि अब इस बात का जवाब मिल गया है कि इस महान तलवारबाज का अपने परिवार से झगड़ा क्यों हुआ था। दो कंकालों को देखकर फैंग शाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। इस दुनिया में ऐसा प्यार क्या है जो लोगों को एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार करता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग का इतना गौरवशाली पुत्र अपनी प्रेमिका के साथ यहाँ नष्ट हो जाएगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद फैंग शाओ ने अनायास ही स्वर्ण कौवा तलवार और रजत टोड तलवार ले ली। वैसे भी लिंगशियाओ जागीर बहुत पहले ही जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और ये दोनों तलवारें अब किसी के भी मालिक नहीं हैं। क्या इन्हें न लेना मूर्खता नहीं होगी? हालांकि नैतिकता की भावना से प्रेरित होकर फैंग शाओ ने दोनों के लिए मौके पर ही कब्र खोदी और उन्हें एक साथ दफना दिया तथा एक समाधि का पत्थर भी खड़ा कर दिया। जहां तक कब्र के पत्थर की बात है, उस पर साधारण शब्दों में लिखा है, समर्पित प्रेमियों की जोड़ी। आखिरकार फैंग शाओ इन दो लोगों के नाम नहीं जानता था, इसलिए वह इसे केवल इस तरह लिख सकता था। दो लोगों को दफनाने के बाद फैंग शाओ आगे बढ़ता रहा। 3 और खंभों को पार करने के बाद अचानक दृश्य खुल गया और घना कोहरे से ढका इलाका आखिरकार गायब हो गया। उसके सामने सैकड़ों फीट ऊंचा एक विशाल टावर दिखाई दिया। इस विशाल मीनार का आधार कई 100 मीटर व्यास का है और इसमें कुल 12 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल कई मीटर ऊंची है।
मीनार के आधार पर कई दसियों मीटर चौड़ा एक जलकुंड है, जिसमें से केवल 6 या 7 मीटर चौड़ा एक संकरा रास्ता थरी लाइव्स मीनार के मुख्य द्वार तक जाता है। कुंड का पानी इंद्रधनुष जैसी चमक बिखेरता है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि कुंड का तल बिल्कुल साफ है। ये पूल प्रसिद्ध क्लींजिंग पूल है। किंवदंती है कि हृदय शुद्धिकरण कुंड का जल 3 जन्मों के कष्टों को भुला सकता है। यदि इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाए तो इसका उपयोग प्रसिद्ध विस्मृति की गोली को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि इस अफवाह की सच्चाई अज्ञात है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों वर्षों से केवल शीह महल के महल गुरु ही इस कुंड का जल लेते रहे हैं, और विस्मृति की गोली बनाने की विधि केवल कियानकुंड महल को ही ज्ञात है। हम पहले ही भाग्य के स्तंभ और हृदय शुद्धि के कुंड को देख चुके हैं, तो संरक्षकता के मंच के बारे में क्या? चारों ओर देखने के बाद फैंग शाओ को पत्थर का मंच नहीं मिला, इसलिए उसने अंततः अपना ध्यान थरी लाइव्स पैगोडा पर केंद्रित किया। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन रक्षक प्लेटफॉर्म थरी लाइव्स टावर के भीतर स्थित हो? सच कहूं तो फैंग शाओ थरी लाइव्स टावर में घुसने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था। हालांकि वे पहले ही सबसे खतरनाक भूल भुलैया पार कर चुके थे, लेकिन कौन जानता था कि अंदर क्या है? शायद यह एक मौका था, लेकिन ये भूल भुलैया से कहीं ज्यादा खतरनाक भी हो सकता था। कोई भी अनजान चीज लोगों को बेचैन कर देती है, और फैंग शाओ भी इसका अपवाद नहीं था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद फैंग शाओ ने अंततः अपना मन बना लिया और थरी लाइव्स पैगोडा की ओर कदम बढ़ा दिया। हम आधी से ज्यादा सड़क चल चुके हैं। अगर हम डर के मारे रुक गए तो हमारी सारी तैयारियां बेकार हो जाएंगी। रास्ते पर चलते हुए फैंग शाओ थरी लाइव्स पैगोडा पहुंच गया। दरवाजा खोलकर अंदर जाने से पहले उसने गहरी सांस ली। जो दृश्य सामने आता है वह अविश्वसनीय रूप से विशाल स्थान है। फैंग शाओ अपने आसपास के वातावरण को देखता रहा, एक पल के लिए भी उसे होश नहीं आया। क्या ये थरी लाइव्स पैगोडा का अंदरूनी दृश्य है? उसके सामने एक मनोरम स्वर्ग, शांति और सुंदरता का एक आश्रय था। दूर तक देखने पर ऊंचे पहाड़ धुंधले दिखाई दे रहे थे और आसमान में सफेद बादल बिखरे हुए थे। उसने जो कुछ भी देखा, उससे फैंग शाओ को लगा कि यह किसी इमारत का अंदरूनी हिस्सा नहीं, बल्कि एक अलग जगह है। फैंग शाओ के लिए यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसने मान लिया था कि थरी लाइफ टावर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह बस एक बहुत बड़ा गोलाकार कमरा होगा और जीवन रक्षक मंच ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो उसने अपने सामने देखा, उससे फैंग शाओ पूरी तरह से हैरान रह गया। वह अपना सिर खुजाने लगा और सोचने लगा, हमें आगे क्या करना चाहिए? तभी फैंग शाओ ने धुंधली सी नजर से एक पारदर्शी आकृति अपने सामने प्रकट होते देखी। वह अपनी आंखें बड़ी किए बिना नहीं रह सका, और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि वह आकृति धीरे धीरे ठोस होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह दूसरे व्यक्ति का सुंदर चेहरा और नीला चोगा भी साफ साफ देख पा रहा था। फैंग शाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन गोल्डन क्रो तलवार के मूठ को पकड़ लिया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार। कुछ ही देर में वह आकृति एक जीवंत रूप में प्रकट हुई। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो 30 या 40 साल का लग रहा था। उसके लंबे बाल बस एक रिबन से बंधे हुए थे, जिससे वह एक बेफिक्र सा लग रहा था। उस आदमी ने फैंग शाओ की तरफ देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान थी, और उसने शांति से कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। अपने सामने खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखकर फैंग शाओ असमंजस में पड़कर पूछ ही बैठा, क्या तुम मुझे जानते हो? बेशक, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार आप मैं ही तो हूं। फैंग शाओ अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका। इस वाक्य ने उसे पूरी तरह से अचंभित कर दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए समझाया, यहां प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना ही पिछला जीवन देखेगा। फैंग शाओ को तुरंत समझ आ गया, लेकिन अभी भी कुछ संदेह था, क्या मेरा एक से अधिक पूर्वजन्म नहीं होना चाहिए? ये सच है, लेकिन यहाँ तो मैं अभी भी प्रभारी हूँ, अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि यह एक साधारण वाक्य था, फिर भी इससे प्रभुत्व का भाव झलकता था। इससे पहले कि फैंग शाओ कोई और सवाल पूछ पाता, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे कहा, मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पता था कि आप यहाँ आ रहे हैं। फैंग शाओ ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया, मुझे मत बताओ कि तुम पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहे थे। यद्यपि इस दुनिया में वास्तव में अनुमान लगाने के तरीके मौजूद हैं, लेकिन फैंग शाओ ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो हजारों साल बाद के भविष्य की भविष्यवाणी कर सके। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको वास्तव में नहीं लगता कि स्वर्गीय जेड स्लिप आपके पास संयोग से आए है ना? फैंग शाओ दंग रह गया। वह सचमुच ऐसा ही सोचता था। फैंग शाओ ने अपने पिछले जन्म में इसी शैली के कई उपन्यास पढ़े थे। हालांकि एक ट्रांसमिग्रेंट होने के नाते इस दुनिया में आने के बाद उनके पास भरोसा करने के लिए कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए फैंग शाओ ने सोचा कि तियानहुआ जेड स्लिप सिस्टम न होने की भरपाई थी। आखिरकार ये लगभग सर्वविदित था कि ट्रांसमिग्रेंट के पास धोखेबाजी की क्षमताएं होती हैं।
लेकिन उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह इतना आसान नहीं था। लेकिन तभी फैंग शाओ को कुछ और याद आया। स्वर्गीय जेड स्लिप, जिसे कियानकुन के 10 खजानों में प्रथम स्थान प्राप्त है, कियानकुन महल के अस्तित्व का आधार थी। कियानकुन महल के विनाश के बाद 10 खजाने खो गईं, उनके नाम भुला दिए गए। अब स्वर्गीय जेड स्लिप उसे ढूंढने आई है। क्या हो सकता है कि उसका पिछला जीवन कियानकुन महल से संबंधित हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फैंग शाओ के विचारों को समझ लिया, मंद मंद मुस्कुराया और कहा, ये सही है, मैं न केवल आपका पिछला जीवन हूँ, बल्कि शीहे भी हूँ, जो कि कियानकुन पैलेस के 3 महल मालिकों में से एक है। फैंग शाओ हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर वह खुद को रोक नहीं सका और बोला, लेकिन मैं तो किसी और समय से हूँ। समय यात्रा? क्या आप जानते हैं कि समय यात्रा का क्या मतलब है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया, निश्चित रूप से मैं जानता हूं, आखिरकार मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने तुम्हें समय के माध्यम से भेजा है। फैंग शाओ एक बार फिर स्तब्ध रह गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, अधिक सटीक रूप से कहूं तो मैंने तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजा था और फिर तुम स्वयं ही यहां वापस आ गए। इस बार फैंग शाओ इसे समझ नहीं सका। मैं स्वयं यहां आया हूं। क्या मुझ में वास्तव में वह क्षमता है? अधेड़ उम्र का आदमी हंसा और बोला, क्या तुम पहले ही यहां आकर बस नहीं गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम में ये क्षमता है या नहीं? फैंग शाओ ने चिढ़कर कहा, मेरा मतलब यह है कि मैं यहाँ अकेले क्यों आया? दूसरी दुनिया में तो मैं एक साधारण इंसान था। एक साधारण इंसान कैसे आ सकता है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय में यात्रा करने की आपकी क्षमता पहले से तय थी? ये भाग्य है। फैंग शाओ अपना सिर नीचे करने और सोचने से खुद को नहीं रोक सका। सच कहूं तो फैंग शाओ को यह मुहावरा पसंद नहीं था, क्योंकि इससे उसे लगता था कि उसका भाग्य पहले से ही तय है और उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। अपने बड़ों से प्रभावित होकर 9 साल की अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने वाले एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में फैंग शाओ हमेशा इस कहावत में विश्वास करते थे कि मानव इच्छाशक्ति प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकती है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह से पूर्वनियति का जिक्र सुनकर फैंग शाओ बहुत असहज महसूस करते थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गंभीर भाव से कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, ये सच है। अन्यथा कियानकुन महल को उस समय दैवीय दंड नहीं भुगतना पड़ता। फैंग शाओ खुद को रोक नहीं सका और पूछा, स्वर्गीय दंड? यहाँ क्या हो रहा है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आह भरी, उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। इस बारे में बात करने के लिए हमें सबसे पहले 2 गुप्त खजानों का उल्लेख करना होगा, स्वर्गीय जेड स्लिप और सांसारिक उत्पत्ति दिव्य अध्याय। इसके बाद फैंग शाओ को अपने पिछले जीवन के कुछ अज्ञात रहस्यों का पता चला। कोई नहीं जानता कि स्वर्गीय जेड स्लिप और सांसारिक दिव्य अध्याय कैसे अस्तित्व में आए। यहाँ तक कि फैंग शाओ के पिछले अवतार कियानकुन महल के महल स्वामी शीहे भी इन दोनों खजानों को प्राप्त करने के बाद उनकी उत्पत्ति का पता नहीं लगा सके। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि स्वर्गीय जेड स्लिप और सांसारिक दिव्य अध्याय संभवतः दुनिया के आरंभ में ही अस्तित्व में थे। स्वर्गीय जेड स्लिप का उपयोग अपने भाग्य का उपयोग करके दुनिया के सभी खजानों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, जबकि सांसारिक दिव्य अध्याय का उपयोग दुनिया के गुप्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो व्यक्ति स्वर्ग के नीचे के लगभग सभी रहस्यों को जान सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि दुनिया में अब कोई रहस्य नहीं है। उस समय कियानकुन महल इन 2 गुप्त खजानों पर भरोसा करके थोड़े समय में तेजी से उन्नति करने और इस दुनिया में एक प्रथम श्रेणी का साधना संप्रदाय बनने में सक्षम था। फैंग शाओ खुद को रोक नहीं सका और बोला, ये 2 गुप्त खजाने इतने शक्तिशाली हैं, क्या इनसे स्वर्ग का क्रोध नहीं भड़केगा? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया, ये सही है। वास्तव में मुझे ये पहले ही पता चल गया था जब मैंने 2 गुप्त खजाने प्राप्त किए थे। इसलिए स्वर्गीय जेड स्लिप और सांसारिक दिव्य मोहर को हमेशा मेरे और वांग शू द्वारा अलग अलग रखा गया है। वैसे वांग शू कियानकुन पैलेस के दूसरे पैलेस मास्टर हैं। तो तीसरा कौन है? तीसरे महल स्वामी का नाम शिवानजी था। दैवीय दंड भुगतने के बाद वह कियानकुन महल में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने मृत्यु और पुनर्जन्म का नाटक किया, अपनी आत्मा को 2 भागों में विभाजित किया, एक आधे को एक गुप्त तकनीक से सुरक्षित रखा और दूसरे आधे को पुनर्जन्म दिया। पुनर्जन्म के बाद वह अपनी पूर्व नियोजित योजना के तहत अपनी आत्मा के दूसरे आधे भाग में विलीन हो गए और इस प्रकार दैवीय दंड से बच गए। इस बिंदु पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मंद मुस्कान के साथ कहा, शायद दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि तियांगांग संप्रदाय की स्थापना उनके पुनर्जन्म के बाद हुई थी। फैंग शाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। तियांगांग तलवार संप्रदाय ऊपरी क्षेत्र के उत्तरी महाद्वीप का एक सर्वोच्च संप्रदाय है, जिसके अनगिनत शिष्य, असंख्य विशेषज्ञ और व्यापक प्रभाव है। ये संप्रदाय अपनी तियांगांग 36 तलवार तकनीकों के लिए सबसे प्रसिद्ध है और शियाओयाओ हॉल की शियाओयाओ 36 तलवार तकनीकों के साथ प्रत्येक की अपनी अपनी खूबियां हैं।
हालांकि जहां शियाओयाओ हॉल अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध है, वहीं इसकी समग्र शक्ति तियानगांग तलवार संप्रदाय से कहीं कमजोर है। यहां तक कि युंजियान मंडप भी तियानगांग तलवार संप्रदाय से थोड़ा कमजोर है। लेकिन किसने सोचा होगा कि तियानगांग तलवार संप्रदाय का संस्थापक वास्तव में पुनर्जन्म लेने वाला जुवांजी पैलेस मास्टर था। ओह, वैसे तियानगांग तलवार संप्रदाय के 3 खजाने, तियानलुओ स्टार प्लेट, जुवांजी सील और तियानगांग दिव्य हथियार, कियानकुन के 10 खजाने में से 3 हैं। फैंग शाओ ने उसे संदेह से देखा। तुम्हारा मतलब यह नहीं है कि तुम चाहते हो कि मैं जाऊं और उनके 3 सबसे मूल्यवान संप्रदायों पर अपना हाथ रखूं, है ना? ये किसी की सबसे कीमती चीज है। हालांकि काल्पनिक उपन्यासों में अक्सर नायक बिना पलक झपकाए किसी की सबसे कीमती चीज बेशर्मी से छीन लेते हैं, लेकिन फैंग शाओ के पास इतनी मोटी चमड़ी नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हें इसे लेने के लिए किसने कहा था? फैंग शाओ, अच्छा ही हुआ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ हिलाया। ठीक है, अब किसी और विषय पर बात नहीं करते, पहले अपने बारे में बात करते हैं। अब जब आपके पास स्वर्गीय जेड पर्ची है, तो आपको अब सांसारिक मूल दिव्य मुहर प्राप्त करनी है। ये दोनों खजाने स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको स्वर्गीय जेड पर्ची के माध्यम से देर सवेर सांसारिक मूल दिव्य मुहर मिल ही जाएगी। हालांकि पूर्वापेक्षा यह है कि आपको अपने साधना स्तर को सच्चे अमर क्षेत्र तक बढ़ाना होगा, अन्यथा जैसे ही आप सांसारिक मूल दिव्य मुहर प्राप्त करेंगे, स्वर्गीय दंड आपकी आत्मा को चकनाचूर कर देगा। फैंग शाओ ने कहा, यह इतना खतरनाक है और आप अभी भी चाहते हैं कि मैं इसे ढूंढने जाऊं? क्या मैं नहीं जा सकता? नहीं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, क्योंकि यह आपका मिशन है। मुझसे मिशन की बात मत करो, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। फैंग शाओ ने चिढ़कर हाथ हिलाया। मुझे दुनिया जीतने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, नहीं मैं कोई ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता हूं जो सभी जीवों को नीची नजर से देखता हो। मैं बस अपने तरीके से अपनी पसंद का जीवन बनाना चाहता हूं। ये सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, फिर अचानक कहा, मुझे यकीन है कि आपने हाल ही में तथाकथित चुने हुए व्यक्ति का सामना किया होगा, है ना? फैंग शाओ आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जैसे ही आपने स्वर्गीय जेड स्लिप का इस्तेमाल किया, आपका भाग्य बदल गया, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। हम साधक स्वर्ग की अवहेलना करते हुए भी महान दाव में 50, स्वर्गीय दाव में 49 और मानवता में केवल एक ही मार्ग रखते हैं। स्वर्गीय दाव के अंतर्गत अभी भी आशा की एक किरण है। लेकिन स्वर्गीय जेड स्लिप और सांसारिक मूल दिव्य अध्याय वास्तव में स्वर्ग विरोधी वस्तुएं हैं, जो स्वर्गीय दाव को अस्वीकार्य हैं। हालांकि स्वर्गीय जेड स्लिप का उपयोग करते समय आपको दैवीय दंड नहीं मिलेगा, फिर भी परिणामस्वरूप आपका भाग्य बदल जाएगा। आखिरकार, जो लोग स्वर्ग विरोधी वस्तुएं धारण करते हैं, वे स्वर्ग की अवहेलना करने के लिए ही पैदा होते हैं, और स्वर्गीय दाव आपको कैसे सहन कर सकते हैं? फैंग शाओ खुद को रोक नहीं सका और बोला, क्या तुम मुझे फंसा नहीं रहे हो? आप इसे जाल कैसे कह सकते हैं? अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी कड़वी थी। अगर यह स्वर्गीय जेड स्लिप तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो किसी और के हाथ में जरूर आएगी। मैंने एक बार स्वर्गीय जेड स्लिप का ध्यानपूर्वक अनुमान लगाया था, और अंत में मुझे पता चला कि इसकी उत्पत्ति स्पष्ट रूप से पिछले स्वर्गीय दाव की ओर इशारा करती है। फैंग शाओ ने भौहें चढ़ाईं और कहा, यदि स्वर्गीय दाव अमर और अविनाशी है, तो इसमें उत्तराधिकार का चक्र कैसे हो सकता है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गहरी सांस ली। उसका स्वर गंभीर था, क्योंकि इस दुनिया से परे एक बड़ा आतंक है। इस बिंदु पर उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। मुझे नहीं पता कि यह स्वर्गीय दाव सत्ता में क्यों आया। मुझे बस स्पष्ट रूप से आभास हो रहा है कि यह स्वर्गीय दाव कुछ बड़ी योजना बना रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये सभी जातियों के युद्ध क्षेत्र की योजना बना रहा है, जो जल्द ही सामने आएगा। फैंग शाओ अपना माथा रगड़े बिना नहीं रह सका। इससे उसके ज्ञान में एक और कमी उजागर हो गई। इसलिए उन्होंने चतुराई से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि 10,000 जातियों का युद्ध क्षेत्र क्या है? असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र अनगिनत दुनियाओं के सामने एक आपदा है। मुझे नहीं पता कि यह कितनी बार घटित होगा, लेकिन मुझे पता है कि यह निश्चित रूप से फिर से प्रकट होगा। जब वह समय आएगा, अगर इस दुनिया में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं होगी, तो देर सवेर यह अन्य जातियों द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों है? 10,000 जातियों के युद्ध क्षेत्र को खोलने का क्या महत्व है? कौन जाने? अधेड़ उम्र के आदमी ने कंधे उचका दिए। मुझे ठीक से पता नहीं कि पिछले स्वर्गीय दाव ने असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र से कैसे निपटा था, लेकिन लगता है कि यह स्वर्गीय दाव चुने हुए लोगों को साधना करके इस विपत्ति से निपटने की योजना बना रहा है। फैंग शाओ तुरंत समझ गया। बहुत बढ़िया, ये कथानक मेरे पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों से मेल खाता है। लेकिन फिर उसने अपने भाग्य के बारे में सोचा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। निश्चित रूप से, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांति से कहा, भाग्य के चुने हुए व्यक्ति के लिए स्वर्गीय जेड स्लिप के नियंत्रक से बेहतर पत्थर क्या हो सकता है?
फैंग शाओ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वह अपनी योग्यता को नया रूप देने आया था तो उसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इससे भी बुरी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने उसे ये सब बताया वह कोई और नहीं बल्कि उसका पिछला जीवन था। इसलिए पिछले जन्म में कही गई बात झूठ नहीं हो सकती। आखिर बिना वजह कौन खुद से झूठ बोलेगा। फैंग शाओ के कुछ हद तक उदास भाव को देखकर अधेड़ उम्र का आदमी हंसा और बोला, आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार चुना हुआ व्यक्ति भले ही परेशानी का सबब हो, लेकिन वह आपके लिए कोई खतरा नहीं है। आखिरकार आपके पास तो स्वर्ग को मात देने वाला खजाना है। फैंग शाओ ने उस पर आंखें घुमाईं और धीरे से कहा, तुम इसे बहुत सरल बना रहे हो। मैं तुम्हारे लहजे से बता सकता हूं कि इस दुनिया में एक से ज्यादा चुने हुए लोग हैं, है ना? क्या मुझे उनसे एक एक करके निपटना चाहिए? इस संभावना के ख्याल से ही फैंग शाओ का सिर चकरा गया। ऐसा नहीं था कि वह भाग्य द्वारा चुने गए लोगों से डरता था, बल्कि इसलिए कि ऐसे लोग मुसीबतों के लिए ही बने होते हैं। सबसे बुरी बात यह थी कि इन मुसीबतों के गंभीर परिणामों का खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता और उनके पास सिर्फ अवसर ही बचते। मैं इस पर तर्क करने के लिए कहाँ जा सकता हूँ? फैंग शाओ असल में एक स्वप्नदृष्टा है जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। उसकी महत्वाकांक्षाओं में दिखावा या दूसरों को नीचा दिखाना शामिल नहीं है। आखिरकार वे सब वयस्क हैं, ऐसी बचकानी हरकतें कौन करेगा? कुछ लोगों को ये संतोषजनक लग सकता है, लेकिन फैंग शाओ को ये बेहद शर्मनाक लगता है। इसलिए फैंग शाओ कुछ हद तक निराश महसूस कर रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जबकि आप भाग्य के चुने हुए व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी शान हैं, क्या आप कटाई के लिए सबसे अच्छा लक्ष्य भी नहीं हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अभी भी एक स्वर्गीय जेड स्लिप है जो भाग्य को खा जाती है। फैंग शाओ ने उसकी ओर आंखें घुमाईं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि चुने हुए लोग कितने परेशान करने वाले होते हैं? ये लोग स्वर्ग के कृपापात्र होते हैं और हर जगह परेशानी पैदा करते हैं। उन्हें सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन दूसरों को परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और तो और दिखावा करने से भी दूसरों की प्रशंसा मिल सकती है। ऐसी बुद्धि विरोधी बात कौन बर्दाश्त कर सकता है? अधेड़ उम्र का आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, चुना हुआ व्यक्ति कितना कष्टकारी हो सकता है। उस समय क्यानकुन महल में कम से कम 80 या 100 चुने हुए लोग होते थे। फैंग शाओ अवाक रह गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे कहा, जब मैंने स्वर्गीय जेड स्लिप पर कब्जा कर लिया तो हर तरह के चुने हुए लोग मेरे पास ऐसे उमड़ पड़े जैसे वे आज़ाद हों। एक समूह को भगा दिया जाता तो दूसरा आ जाता। वे क्यानकुन महल को एक तरह से अपनी बराबरी का स्थान समझते थे। अगर मेरे क्यानकुन महल की गहरी नींव और उन चुने हुए लोगों का बचकाना व्यवहार न होता तो मुझे डर है कि स्वर्गीय दंड आने से पहले ही क्यानकुन महल उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। फैंग शाओ ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए और कहा, आप बहुत फैशनेबल बातें करते हैं, आपको समतल स्थान के बारे में भी पता है। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास। मैं तुम ही हूँ, मुझे पता है कि तुम किस दौर से गुजरे हो, मैं बस तुमसे उस भाषा में बात कर रहा हूँ जिससे तुम परिचित हो। फैंग शाओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। इतनी सारी बातचीत के बाद फैंग शाओ को आखिरकार एहसास हुआ कि इस तथाकथित पिछले जन्म का यहाँ आने का कोई उद्देश्य जरूर रहा होगा। शीहे महल के प्रतिष्ठित स्वामी यहाँ बकवास करके समय बर्बाद करने कैसे आ सकते हैं? निश्चित रूप से, ये सुनकर वह अधेड़ व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, मुझे पता था कि मैं इसे आपसे नहीं छिपा सकता। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे आशा है कि आप स्वर्गीय दाव के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे और इस दुनिया को सही रास्ते पर वापस ला सकेंगे। फैंग शाओ हक्का बक्का रह गया। इसका क्या मतलब था? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, यह दुनिया वास्तव में हजारों सालों से स्थिर है। जरा सोचिए, हजारों सालों में आपकी दुनिया में क्या क्या विकसित हो सकता है? फैंग शाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हर दुनिया का अपना अलग अस्तित्व होता है। ये दुनिया जरूरी नहीं कि मेरी पिछली दुनिया के रास्ते पर ही चले, है ना? ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि यथास्थिति को उखाड़ फेंकना और एक पूरी तरह से नई दुनिया बनाना वास्तव में संभव है, और मैंने आपके अनुभव में आपके विचार भी देखे हैं। इस बिंदु पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक धूर्त मुस्कान प्रकट की, ताइबेई संप्रदाय छोड़ने से पहले तुम वास्तव में यही करना चाहते थे, है ना? तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि यहाँ के शक्तिशाली लोग मनुष्यों के साथ चींटियों जैसा व्यवहार कैसे करते हैं, और तुम उन ताकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जो पूरे परिवारों को मार डालें और पूरे संप्रदायों को पल भर में खत्म कर दें, है ना? तो तुम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां सब बराबर हों, और तुम्हारी अपनी योजनाएं भी थीं। क्या मैं सही हूं? फैंग शाओ के होंठ फड़क उठे। वास्तव में आपके पास कोई मार्शल नैतिकता नहीं है। वैसे ही, आखिरकार, मैं भी तुम ही हूं। अधेड़ उम्र का आदमी खिलखिलाकर हंसा। उसने फैंग शाओ के कंधे पर जोर से थपथपाया और बोला, दरअसल एक समय मेरे मन में भी तुम्हारे जैसा ही विचार आया था, लेकिन बदकिस्मती से अपने नजरिए की कमी के कारण मैं सही रास्ता नहीं ढूंढ पाया।
लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे पास सीखने के लिए एक अलग दुनिया का विकास पथ है, इसलिए तुम्हारा विचार पूरी तरह से संभव है। तुम इस दुनिया को बदल पाओगे या नहीं, ये तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर करता है। फैंग शाओ ने आह भरी और बुदबुदाया, मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ऐसा मत कहो, अगर तुम्हारा कोई सपना है तो उसे पूरा करो। चाहे तुम सफल हो या ना हो, अगर तुमने कोशिश की है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, अधेड़ उम्र के आदमी ने प्रोत्साहित किया। जहां तक उन चुने हुए लोगों की बात है, तुम उन्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, उनकी किस्मत का फायदा उठा सकते हो और उनके अवसरों का इस्तेमाल अपने सपनों को साकार करने के लिए कर सकते हो। उनके अवसर खुद को और मजबूत करेंगे, जबकि उन्हें पाकर तुम पूरी दुनिया का भला कर सकते हो। तो फिर तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? फैंग शाओ ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं मोटे तौर पर समझ गया कि आपने क्या कहा है। इसके अलावा, स्वर्गीय दाओ की बेड़ियां तोड़ने से आपका क्या मतलब था, इस पर सभी जातियों के युद्ध क्षेत्र के संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए, है ना? ये स्वाभाविक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। स्वर्ग की मूल योजना थी कि भाग्य की कई संतानों का पालन पोषण किया जाए, और फिर विष की तरह भाग्य की इन संतानों को एक दूसरे को मारने दिया जाए, और अंत में भाग्य की सच्ची संतान का चयन किया जाए। अंत में, भाग्य की संतान इस दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगी और सभी जातियों के युद्ध क्षेत्र में भाग लेगी। इस बिंदु पर, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक विषय बदलते हुए कहा, हालांकि आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 10,000 जातियों के युद्ध क्षेत्र के उद्घाटन में अभी भी कई 100 साल लगेंगे। आप इस समय का उपयोग अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, मैं आपको याद दिला दूं, चुने हुए व्यक्ति के जन्म में देरी करने के लिए जितना संभव हो उतने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करें। क्योंकि यदि चुना हुआ व्यक्ति प्रकट नहीं होता है, तो 10,000 जातियों का युद्ध क्षेत्र नहीं खुलेगा। फैंग शाओ ने जानबूझकर सिर हिलाया, तो 10,000 जातियों का युद्ध क्षेत्र चुने हुए व्यक्ति के लिए अंतिम परीक्षण है। परीक्षण के बाद, आप घर जा सकते हैं और बिस्तर पर एक साथ सो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... हालांकि आपकी सोच थोड़ी अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसका विशिष्ट अर्थ समझना चाहिए। फैंग शाओ ने पूछा, तो आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है ना? मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। बेशक, आप यहाँ अपनी योग्यताएं दोबारा बनाने आए हैं। आखिरकार, मैंने भी यही अपनी योग्यताएं दोबारा बनाई थी। फैंग शाओ बहुत खुश हुआ, ये तो कमाल है। मैं क्यानकुन खजाना मैनुअल की विषय वस्तु को केवल मोटे तौर पर ही समझ पाया हूँ, और अभी तक मैं इसके विशिष्ट कार्यान्वयन को पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। अब जब आप यहाँ हैं, तो क्या आप मुझे विशिष्ट चरण बता सकते हैं? और यह भी कि जीवन रक्षक मंच कहाँ है? अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे अजीब नजरों से देखा। दरअसल, सीढ़ियाँ उतनी जटिल नहीं हैं जितना तुम सोच रहे हो। इसके अलावा, जीवन रक्षक मंच तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे है। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने तभी प्रकट होऊंगा जब तुम जीवन रक्षक मंच पर खड़े होगे। फैंग शाओ आश्चर्यचकित रह गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, आपको बस एक झपकी लेनी है और मैं आपकी योग्यता को पुनः आकार दे सकता हूं। फैंग शाओ दंग रह गया। ये तो कमाल है। वन स्टॉप सर्विस। इसके अलावा, किंगडी शहर डोंगजोऊ के सबसे बड़े शहरों में से एक, किंगडी शहर लिशुई और ताइजियांग नदियों के संगम पर स्थित है और अपने घने शिपिंग नेटवर्क और फलते फूलते व्यापार का दावा करता है। इस लाभप्रद भौगोलिक स्थिति के कारण, किंगडी शहर धीरे धीरे एक छोटे से गांव से डोंगजोऊ के प्रमुख महानगरों में से एक बन गया है। किंगडी शहर के नगर स्वामी मियाओ फैंग एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली साधक हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी साधना का स्तर ताइक्विंग क्षेत्र तक पहुंच गया है, और वे क्लेश पारलौकिक क्षेत्र से बस एक कदम दूर हैं। उनके अधीन कई शक्तिशाली साधक भी सेवा करते हैं। अपनी शक्तिशाली साधना और किंगडी शहर की नींव पर भरोसा करते हुए, मियाओ फैंग ने किंगडी शहर के नगर स्वामी के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली है और सभी पक्षों को आसानी से उन पर आक्रमण करने से रोक दिया है। हर बड़े शहर की रक्षा एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा की जाती है। ये पूरे उच्च लोक में एक अघोषित सहमति बन गई है। ये शक्तिशाली लोगों के प्रति श्रद्धा के कारण नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए आवश्यक एक समझौता है। शक्तिशाली साधकों की नज़र में, नश्वर केवल चींटियां हैं, उनका जीवन महत्वहीन है। इसलिए, शक्तिशाली साधक अक्सर बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे शहरों को नष्ट कर देते हैं, और यह धार्मिक और आसुरी दोनों ही मार्गों पर लागू होता है। धर्म का मार्ग ठीक है, जब वे एक पूरे शहर को मिटा देते हैं, तो कम से कम उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचाने का एक बहाना तो मिल जाता है। लेकिन राक्षसी मार्ग वाले पूरी तरह से अपनी मनमानी करते हैं। अक्सर, वे किसी शहर को सिर्फ इसलिए नष्ट कर देते हैं क्योंकि उसका नाम उन्हें बुरा लगता है। शक्तिशाली साधकों के सामने, साधना क्षमता से रहित मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे ही रह जाते हैं। आखिरकार, उनमें प्रतिरोध करने की शक्ति का अभाव है, और कोई भी उनका बचाव नहीं कर सकता। वे केवल अस्थायी शांति के लिए शक्तिशाली समर्थकों की तलाश ही कर सकते हैं।
यही कारण है कि शक्तिशाली साधकों वाले शहर मनुष्यों के रहने के लिए पसंदीदा स्थान बन गए हैं। हालांकि किसी बड़े शहर में जाना आसान नहीं है। बड़े शहरों का मतलब है भारी टैक्स। खासकर किंगडी जैसे 10 लाख की आबादी वाले शहर में लगभग हर परिवार को अपनी सालाना आय का 2/3 टैक्स देना पड़ता है। लेकिन भारी टैक्स के बावजूद बुनियादी जीवन स्तर की गारंटी है। लोग ठंड से या भूख से नहीं मरेंगे और न ही उन्हें अपनी मर्जी से मारा जाएगा। इसके अलावा कृषकों को खेती करने के लिए बहुत सारे संसाधनों और धन का उपभोग करने की आवश्यकता होती है, और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कर भी उन कृषकों की खेती की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, जिसे एक सहजीवी संबंध के रूप में माना जा सकता है जहां प्रत्येक पक्ष को वह मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। यह इस दुनिया का अनोखा सामाजिक मॉडल है। इस दुनिया में राष्ट्रों की अवधारणा का अभाव है, बल्कि ये शहरों के इर्द गिर्द बिखरी हुई नगरीय गठबंधनों का निर्माण करती है। ये गठबंधन साझा हितों से बंधे होते हैं और आमतौर पर शहरों के बीच संबंधों के रूप में रिश्तेदारी और संसाधनों के बंटवारे पर निर्भर करते हैं। हालांकि कोई स्थायी मित्र नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। इसलिए ये नगरीय गठबंधन काफी नाजुक होते हैं, कभी कभी मामूली हितों के टकराव पर टूट जाते हैं। इस संसार में कोई राष्ट्र स्थापित नहीं हो पाया है। इसका कारण यह नहीं है कि किसी ने ऐसा करने के बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि इसका कारण यह है कि इस संसार की विशेषताएं राष्ट्र के जन्म को अत्यंत कठिन बना देती हैं। साधना के अस्तित्व के कारण व्यक्तिगत शक्ति का अंतर असीम रूप से बढ़ गया है, जिससे मुख्यतः नश्वर प्राणियों से बनी सेना का निर्माण असंभव हो गया है। आखिरकार क्लेश पारगमन अवस्था में एक साधक अपनी हथेली के एक ही झटके से लाखों की सेना का नाश कर सकता है। जहां तक साधकों से बनी एक सेना बनाने की बात है, वह भी कुछ हद तक अवास्तविक है। साधकों को अपने प्रशिक्षण के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, और आध्यात्मिक ऊर्जा अधिकतर ऊंचे पहाड़ों में पाई जाती है। एक बड़ी सेना का समर्थन करने के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग करना बहुत महंगा होगा, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक शहर का सैन्य समर्थन आमतौर पर साधकों के एक छोटे से दल तक ही सीमित होता है, जिससे एक वास्तविक विशाल सेना का निर्माण कठिन हो जाता है। साधकों का एक छोटा समूह केवल आसपास के क्षेत्र को सैन्य सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जिससे एक विस्तृत क्षेत्र पर प्रभाव डालना कठिन हो जाता है। यदि एक साधक सेना नगरीय गठबंधन के संसाधनों से भी बनाई जाए, तो भी वह केवल अपनी रक्षा के लिए ही पर्याप्त हो सकती है, क्योंकि उसमें आगे बढ़ने की क्षमता का अभाव है। देश की सुरक्षा की गारंटी देना तो दूर की बात है। सेना के बिना एक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है, और राष्ट्र के बिना मनुष्य बुनियादी जीवनयापन के लिए भी संघर्ष करते हैं। इसलिए इस संसार के मनुष्य सचमुच चींटियों के समान हैं, जो विभिन्न शक्तिशाली शक्तियों के बीच अपना जीवन यापन करने को विवश हैं। जो लोग भरोसा करने के लिए एक बड़ा शहर पाल लेते हैं, वे भाग्यशाली हैं, लेकिन जिनके पास वह भी नहीं है, वे प्रतिदिन किसानों द्वारा मवेशियों की तरह मारे जाते हैं। इस बिंदु पर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या कोई विशेष रूप से भाग्यशाली मनुष्य नहीं है जो साधना के माध्यम से शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करता है और फिर अपनी जाति की रक्षा के लिए पीछे मुड़ता है। वास्तविकता यह है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। कई साधारण लोगों ने, जिन्होंने साधारण शुरुआत की थी, साधना पथ पर कदम रखते ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की थी, अपनी शक्ति से अपने लोगों की रक्षा करने की इच्छा से। वास्तव में उनमें से कई लोगों को असाधारण अवसर प्राप्त हुए और अंततः उन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की। हालांकि शिखर पर पहुंचने के बाद इनमें से अधिकांश लोग अपने मूल इरादों को भूल गए और अन्य साधकों की तरह साधारण लोगों को चींटियां समझने लगे, क्योंकि उनकी विकास प्रक्रिया में अनगिनत वास्तविकताओं ने उन्हें सिखाया कि इस संसार में शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता है। यदि आप पर्याप्त मजबूत हैं, तो आप जो चाहें कर सकते हैं। यदि आप पर्याप्त मजबूत हैं, तो आप सभी जीवित प्राणियों को नीचे देख सकते हैं। यदि आप पर्याप्त मजबूत हैं, तो आप किसी से भी जो चाहें ले सकते हैं। यदि आप पर्याप्त मजबूत हैं, तो आप इस दुनिया के सभी न्याय को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए उनका एकमात्र लक्ष्य और भी मजबूत बनना है, और उससे भी ज्यादा मजबूत। और भी मजबूत बनने के लिए वे सभी मनुष्यों की गरिमा, जीवन और मृत्यु को भी रौंदने को तैयार हैं। साधारण लोगों के लिए शक्तिशाली साधकों का सामना करते समय एकमात्र चीज जो वे कर सकते हैं, वह है जीवित रहना, क्योंकि वे भिक्षुओं के सामने सम्मान के लायक नहीं हैं। ये स्थिति अनगिनत हजारों वर्षों से बनी हुई है, और हो सकता है कि यह हमेशा बनी रहे, कभी ना बदले। आइए हम अपना ध्यान पुनः किंगडी शहर की ओर मोड़ें। 1000 मील के दायरे में सबसे बड़े शहर होने के नाते किंगडी शहर में हर दिन हजारों लोग आते हैं, जिनमें कई साधक भी शामिल हैं। आज 15 साधकों का एक दल शहर में आया। ये 15 लोग वे 2 शिष्य थे जो ताइवेई पर्वत छोड़कर आए थे, साथ ही लू किंगयुआन भी थे। दोनों शिष्य लू किंगयुआन के शामिल होने से आश्चर्यचकित तो थे, लेकिन साथ ही उनका बहुत स्वागत भी कर रहे थे। आखिरकार पूरे ताइवेई संप्रदाय में अपनी पीढ़ी के शिष्यों में फैंग शाओ का साधना स्तर सबसे ऊंचा था, उसके बाद ये चेन और लू किंगयुआन का स्थान था।
और लू किंगयुआन की सफलता और फैंग शाओ के जाने के बाद लू किंगयुआन स्पष्ट रूप से शिष्यों की इस पीढ़ी का नेता बन गया था। ऐसे लोगों के उनके साथ जुड़ने पर वे खुश क्यों न हों। लू किंगयुआन को जल्द ही पता चल गया कि संप्रदाय छोड़ने के बाद दोनों शिष्य भी फैंग शाओ को ढूंढने का इरादा रखते हैं। हालांकि पूर्वी महाद्वीप के विशाल क्षेत्र में किसी को ढूंढना आसान काम नहीं था। इसलिए कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने सबसे पहले किंगडी शहर जाकर जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। आखिरकार पूर्वी महाद्वीप के सबसे बड़े शहरों में से एक होने के नाते इसकी जानकारी के स्रोत काफी व्यापक थे। चूंकि वे सभी भिक्षु थे, इसलिए शहर के द्वार के पहरेदारों ने, जो शहर में प्रवेश करने वालों से जबरन पैसे वसूलने के आदी थे, जानबूझकर उनकी उपेक्षा की। शहर में प्रवेश करने के बाद समूह ने सबसे पहले अस्थायी रूप से रहने के लिए एक सराय ढूंढी और फिर इस बात पर चर्चा शुरू की कि जानकारी कहां से प्राप्त की जाए। उनका पहला विकल्प किंगडी शहर में लिंगलोंग मंडप था। पूर्वी महाद्वीप का एक प्रमुख शहर होने के नाते किंगडी शहर कई बड़े व्यापारी संघों को आकर्षित करता है, जिनमें लिंगलोंग मंडप भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ लिंगलोंग मंडप का आकार लियांग शहर से कहीं बड़ा है और यहाँ तक कि प्रबंधक भी नवजात आत्मा क्षेत्र में है, जो लियांग शहर के प्रबंधक से एक बड़ा क्षेत्र ऊंचा है। ऐसे स्तर का प्रबंधक स्वाभाविक रूप से यूनजियन मंडप में एक उच्च पद रखता है। हालांकि पूछताछ करने के बाद लू किंगयुआन और अन्य लोग बहुत निराश हुए, क्योंकि यूनजियान मंडप को भी फैंग शाओ के बारे में कोई खबर नहीं थी। हालांकि ये जानने पर कि वे माउंट ताइवेई से आए हैं, लिंगलोंग मंडप के प्रबंधक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कुछ सुझाव दिए, जैसे कि लिंगलोंग मंडप के माध्यम से गुमशुदा व्यक्तियों की सूचनाएं चस्पा करना या अन्य व्यापारी संघों से जानकारी इकट्ठा करना। बड़े व्यापारी संघों की आमतौर पर कई शाखाएं होती हैं, इसलिए खुफिया जानकारी उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों में से एक है। गुमशुदा व्यक्तियों की सूचनाएं चस्पा करना भी बड़े व्यापारी संघों के लिए पैसा कमाने का एक जरिया है। लेकिन गुमशुदा व्यक्ति का नोटिस चिपकाने की कीमत के बारे में पूछताछ करने पर सभी हैरान रह गए। वे इतनी कीमत तो चुका सकते थे, लेकिन चुकाने के बाद वे लगभग कंगाल हो जाते। इसके अलावा गुमशुदा व्यक्ति की सूचना चिपकाने से यह गारंटी नहीं मिलती कि वह व्यक्ति मिल ही जाएगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प से ही संतोष करना पड़ा और उन्होंने अन्य वाणिज्य मंडलों में अपना भाग्य आजमाने का निर्णय लिया। इसके बाद समूह लिंगलोंग मंडप के प्रवेश द्वार पर बिखर गया और शहर के बड़े व्यापारी संघों की ओर चल पड़ा। लू किंगयुआन, जो सबसे शक्तिशाली था, अकेला ही गया। लू किंगयुआन सीधे शहर के दक्षिण में स्थित तियानबाओ मंडप में गई। अंदर जाते ही उसने सीधे मुद्दे पर आकर जानकारी मांगी। दुर्भाग्य से, हालांकि ताइवेई संप्रदाय ताइवेई पर्वत के कुछ 100 मील के दायरे में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर इसका लगभग कोई प्रभाव नहीं है। जहां तक ताइवेई संप्रदाय के पवित्र पुत्र फैंग शाओ का सवाल है, बहुत से लोगों ने उनके बारे में सिर्फ सुना है, उन्हें कभी देखा नहीं है, इसलिए उन्होंने उनके ठिकाने पर ध्यान नहीं दिया है और स्वाभाविक रूप से उनके बारे में कोई प्रासंगिक जानकारी भी नहीं है। लू किंगयुआन स्वाभाविक रूप से इस नतीजे से बहुत निराश थी। हालांकि उसने हार मानने का इरादा नहीं किया और तय किया कि अगर बाकी सब नाकाम रहा तो वह सीधे यूनजियन मंडप के मुख्यालय जाएगी, शायद इसलिए क्योंकि यूनजियन मंडप फैंग शाओ के ठिकाने पर कुछ ध्यान दे रहा होगा। जब वह गहरी सोच में डूबी हुई थी तो उसने यह नहीं देखा कि तियानबाओ मंडप में एक भव्य वेशभूषा वाला युवक अपने होठों पर एक चंचल मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। जैसे ही लू किंगयुआन जाने वाली थी, युवक अचानक आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उससे कहा, युवती, आपने कहा था कि आप ताइवेई संप्रदाय के पवित्र पुत्र फैंग शाओ की तलाश कर रही थी। लू किंगयुआन अचंभित रह गया और खुद को रोक नहीं सका और पूछा, युवा स्वामी, क्या आप मेरे वरिष्ठ भाई फैंग का ठिकाना जानते हैं? युवक ने कहीं से एक पंखा निकाला, कलाई के एक झटके से उसे खोला और दिखावटी अंदाज में खुद को पंखा झलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत प्रतिभाशाली तो नहीं हूं, लेकिन पवित्र पुत्र फैंग शाओ से मेरी थोड़ी जान पहचान है। और संयोग से फैंग शाओ इस समय मेरे घर पर मेहमान हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं, युवती? लू किंगयुआन फैंग शाओ के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई और जल्दी से बोली, मैं वरिष्ठ भाई फैंग शाओ की छोटी बहन हूं और मैं भी ताइवेई पर्वत से आई हूं। अगर आप मुझे वरिष्ठ भाई फैंग शाओ से मिलवा सकें तो मैं सदा आभारी रहूंगी। युवक मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लू किंगयुआन अपनी खुशी में खोई हुई थी, उसने यह नहीं देखा कि युवक की आंखों में एक विजयी मुस्कान की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। निश्चित रूप से इन भोली भाली युवा लड़कियों को बेवकूफ बनाना सबसे आसान है। हवेली वापस जाते समय युवक लू किंगयुआन के साथ बातचीत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन लू किंगयुआन को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और वह केवल फैंग शाओ से जल्द मिलना चाहती थी, इसलिए उसने युवक के बात करने के प्रयासों का जवाब नहीं दिया। युवक कुछ असंतुष्ट था, लेकिन लू किंगयुआन के खूबसूरत चेहरे ने उसे गुस्सा दिलाना मुश्किल बना दिया। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि लू किंगयुआन का दिल तो बस अपने बड़े भाई पर ही था। अचानक उसके दिमाग में एक योजना बनी।
तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बारे में तो भाई फैंग शाओ सचमुच मनुष्यों में एक अजगर हैं। मैं एक बार भाई फैंग शाओ के पराक्रम का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका था। उनकी तलवार के एक ही वार से उनका आभामंडल अद्भुत था, कई राक्षसी साधकों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला और उनके सिर हड्डियों की तरह लुढ़क गए। मैं उस समय उनकी प्रशंसा से भर गया और मैंने तुरंत भाई फैंग शाओ को अपने निवास पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। भाई फैंग शाओ बहुत ही सरल स्वभाव के थे और उन्होंने मुझे सहजता से स्वीकार कर लिया। और इसी के माध्यम से मैं भाई फैंग शाओ को जान पाया और उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र माना। युवक ने मन ही मन एक कहानी गढ़ ली। हालांकि उसकी कहानी पूरी तरह से निराधार नहीं थी। लू किंगयुआन की कमर में लटकी लंबी तलवार देखकर उसने अंदाजा लगाया कि उसके संप्रदाय में तलवारें चलती हैं और इस तरह उसने ये कहानी गढ़ ली। लू किंगयुआन को कुछ भी गलत नहीं लगा, बल्कि वह मुस्कुराया और बोला, वाकई सीनियर भाई फैंग की तलवारबाजी लाजवाब है, हम कनिष्ठ भाई बहनों की क्षमता से कहीं बढ़कर। अगर मैं सीनियर भाई फैंग की तलवारबाजी का 10वां हिस्सा भी सीख सकूं, तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। युवक की आंखें चमक उठीं और वह आत्मसंतुष्ट हो गया। उसने अपनी बात जारी रखी, भाई फैंग शाओ की तलवारबाजी वाकई लाजवाब है और मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। वरिष्ठ भाई फैंग शाओ ने एक बार मेरे साथ पूरी रात तलवारबाजी पर चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि दुनिया की सबसे उत्कृष्ट तलवारबाजी 36 स्वर्गीय गिरोह तलवारबाजी तकनीकें हैं, उसके बाद 36 मुक्त और उन्मुक्त तलवारबाजी तकनीकें हैं। युवक की बातें बिल्कुल सही थीं, क्योंकि कोई भी साधक जानता होगा कि स्वर्गीय गिरोह तलवार संप्रदाय और कैफ्री हॉल तलवार साधना की दो महान पवित्र भूमियां हैं। संभवतः चूंकि फैंग शाओ एक तलवार साधक था, इसलिए वह इन दोनों स्थानों की तलवार तकनीकों की भी बहुत प्रशंसा करता होगा। लू किंगयुआन ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में त्यानगांग तलवार संप्रदाय और शियाओयाओ हॉल की तलवार तकनीक दुनिया की सबसे उत्कृष्ट तलवार तकनीकें हैं। युवक मुस्कुराया और बोला, भाई फैंग शाओ ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर उन्हें मौका मिले तो उन्हें जियाओयाओ हॉल जाना चाहिए और परी जियाओयाओ से जियाओयाओ की 36 तलवार तकनीकें पूछनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि हालांकि जियाओयाओ की 36 तलवार तकनीकें शक्तिशाली हैं, वे भाई फैंग शाओ द्वारा की गई तलवारबाजी जितनी अच्छी नहीं हो सकती हैं। हालांकि परी जियाओयाओ लंबे समय से प्रसिद्ध हैं, अकेले तलवारबाजी के मामले में वह भाई फैंग शाओ जितनी अच्छी नहीं हो सकती हैं। युवक ने सोचा कि उसके शब्द बहुत चतुर थे। आखिरकार वह फैंग शाओ को उजागर करने के लिए लापरवाह परी का उपयोग कर रहा था, जिसने फैंग शाओ की छवि को सूक्ष्म रूप से ऊंचा किया और दूसरे पक्ष का पक्ष भी आकर्षित किया। लेकिन जब युवक इस बिंदु पर पहुंचा तो उसने देखा कि लू किंगयुआन रुक गया था और उसे संदिग्ध भाव से देख रहा था। युवक का दिल धड़क उठा, उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ गलत कहा है। लेकिन उसने अपना चेहरा सीधा रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मिस, क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा वह सही है? लू किंगयुआन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, उनमें थोड़ी सी सावधानी थी। उसने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और शांति से कहा, वरिष्ठ भाई फैंग शाओ की तलवारबाजी कुछ हद तक ताइवेई संप्रदाय से विरासत में मिली है और कुछ हद तक जियाओयाओ हॉल से सीखी है। तलवारबाजी पर सलाह लेने के लिए वे जियाओयाओ हॉल जाने का जिक्र कैसे कर सकते हैं? लू किंगयुआन बस लोगों के दिलों की दुष्टता से अनजान थी, बेवकूफ नहीं। ये समझने के बाद कि दूसरा पक्ष झूठ बोल रहा है, वह उनका मकसद समझ गई। युवक अचंभित रह गया और केवल आह भरते हुए धीरे से बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मेरी कमजोरी उजागर हो जाएगी। फिर उसके होठों पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान उभरी और उसने कहा, मिस, मैं को जुवान हूँ, किंगडी शहर के को परिवार का युवा स्वामी। मुझे आप परी की तरह सुंदर लगती हैं और मैं आपसे विवाह करने के लिए पूछना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सहमत होंगी? लू किंगयुआन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, आखिरकार तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। अरे यार, तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। बात बस इतनी है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, युवती, को जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मैंने जो कहानी गढ़ी है वह झूठी है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी प्रशंसा सच्ची है। क्या तुम सच में इस पर विचार नहीं करोगी? लू किंगयुआन ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाई, बहुत हो गई बकवास। अगर तुमने फिर से अपमानजनक बात करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। को जुबान ने आह भरते हुए कहा, यदि आप तर्क नहीं सुनेंगे तो आपको दंड का प्याला पीना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। इस बिंदु पर उसका स्वर अचानक ठंडा हो गया। बूढ़े शुई, उसे जीवित पकड़ लो। इससे पहले कि लू किंगयुआन प्रतिक्रिया दे पाती, उसने एक शांत पुरुष की आवाज सुनी, हाँ युवा स्वामी। तभी लू किंगयुआन को अचानक अपने पीछे हवा का एक झोंका महसूस हुआ। चौंक कर उसने बिना सोचे समझे अपनी चाल ढाल की तकनीक से बचने की कोशिश की। गौर से देखने पर उसने देखा कि उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक नवजात आत्मा क्षेत्र का साधक था। हे छोटी बच्ची, तुम बहुत तेज तर्रार हो। प्रतिद्वंद्वी ने ठंडी सांस ली और फिर से पास आकर लू किंगयुआन का कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लू किंगयुआन ने तुरंत अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया और उससे मुकाबला शुरू कर दिया।
हालांकि अपनी श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास रखने वाला प्रतिद्वंद्वी वास्तव में निहत्था ही लड़ा। उसके दोनों हाथों की आकृतियां इतनी तेज थीं कि उन्हें नंगी आंखों से देखना लगभग नामुमकिन था। लू किंगयुआन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुश्किल से खुद को संभाला, लेकिन कोई भी देख सकता था कि लू किंगयुआन लंबे समय तक टिक नहीं सकता था। को शुवान एक तरफ खड़ा लू किंगयुआन को संघर्ष करते और हार के संकेत देते देख रहा था। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। उसने पंखा झलते हुए हंसते हुए कहा, मिस, मैं आपको सलाह देता हूं कि अब और विरोध न करें। बस आज्ञाकारी होकर मेरे साथ जागीर में वापस आ जाएं। चिंता न करें, हालांकि मैं आपको मुख्य पत्नी का पद नहीं दे सकता, लेकिन आपकी उपपत्नी होने में कोई समस्या नहीं है। जब को जुबान को लगा कि उसकी जीत सुनिश्चित हो गई है, तभी अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, अपनी ताकत से कमजोरों को धमकाना कितनी बेशर्मी है। को जुबान ने अवचेतन रूप से उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी, और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। वक्ता एक युवती थी जो 16-17 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर सफेद घूंघट था, फिर भी घूंघट के नीचे उसकी आकृति की रेखा, जो धुंधली सी दिख रही थी, पहले से ही असाधारण रूप से सुंदर थी, जिसने उसे देखने वालों का मन मोह लिया। उस युवती का शरीर सुडौल और शांत, एकांतप्रिया था। वहां खड़ी होने मात्र से ही उसकी सुंदरता अलौकिक लग रही थी। को जुबान ने जल्दी से उस युवती की ओर हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं, युवती? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, लड़की ने शांति से कहा, चाची किंग, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तभी को शुवान को एहसास हुआ कि लड़की के पीछे एक लंबी औरत खड़ी थी। हालांकि वह औरत लड़की जितनी सुंदर नहीं थी, पर उतनी ही प्यारी थी, लेकिन उसका अलग स्वभाव बिल्कुल लड़की जैसा ही था। उसने हाँ में उत्तर दिया, फिर आगे उड़ी और नवजात आत्मा साधक पर हथेली से प्रहार किया। साधक ने बचाव के लिए जल्दी से अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अगले ही पल उनकी हथेलियां आपस में टकराईं, और साधक को अपने प्रतिद्वंद्वी की हथेली से एक शक्तिशाली बल निकलता हुआ महसूस हुआ, जो सीधे उसके आंतरिक अंगों में घुस गया। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की हथेली के बल को कम करने के लिए जल्दी से कई कदम पीछे हटा, लेकिन फिर भी उसकी छाती में हल्का दर्द महसूस हुआ। फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और अपना मुंह खोला और फुसफुसाहट के साथ खून की उल्टी कर दी। ये देखकर को जुबान हैरान और क्रोधित हो गया और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पहरेदारों पर हाथ उठाने की? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? महिला ने ठंडे स्वर में कहा, किंग डी शहर का को परिवार दिन प्रतिदिन अत्याचारी होता जा रहा है, यहां तक कि दिन के उजाले में एक महिला का जबरन अपहरण करने का साहस भी कर रहा है। को जुबान चौंका, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, याद रखो, ये नौयीन पवित्र भूमि थी जिसने तुम पर हमला किया था। यदि तुम बदला लेना चाहते हो, तो गलत लोगों के पीछे मत जाओ। इन शब्दों से सभी लोग हैरान रह गए। पूर्वी महाद्वीप में 3 महान पवित्र भूमियां हैं, जिनमें से नौयीन पवित्र भूमि सबसे प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पवित्र भूमि केवल महिलाओं को ही स्वीकार करती है, और प्रत्येक महिला शिष्या एक अद्वितीय सुंदरी है। सभी साधकों की दृष्टि में नौयीन पवित्र भूमि एक ताओवादी साथी चुनने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। बेशक हर साधक नौयीन पवित्र भूमि के शिष्य से विवाह करने के लिए योग्य नहीं है। जहां तक को परिवार की बात है, जिससे को शुवान संबंधित था, उसे किंगडी शहर में एक उच्च कोटि का परिवार माना जाता था। हालांकि वह नगर स्वामी के म्याओ परिवार जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी किंगडी शहर में एक दुर्जय परिवार था। हालांकि नौयीन पवित्र भूमि के शिष्यों के सामने उसने न तो अहंकार दिखाया और न ही कोई कठोर शब्द कहे। उसने घबराकर उन दोनों की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम दोनों नौयीन पवित्र भूमि के शिष्य हो। मैंने बहुत अशिष्टता की है। कृपया मुझे क्षमा करें। महिला ने अवचेतन रूप से लड़की की ओर देखा और लड़की को शांति से कहते सुना, इस तरह के व्यक्ति को तो अपंग बना देना चाहिए। महिला ने सिर हिलाया और को शुवान के पेट पर तमाचा जड़ दिया। चीख गूंजी और को शुवान दर्जनों मीटर दूर उड़ गया और फिर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। को शुवान को अपनी शारीरिक चोटों की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका डेंटियन चकनाचूर हो गया है, तो वह बुरी तरह डर गया। टूटे हुए डेंटियन का अर्थ है कि वह साधना से पूरी तरह से अलग हो जाएगा और एक बेकार व्यक्ति बन जाएगा। क्यू परिवार के भीतर भयंकर संघर्षों को याद करते हुए क्यू शुवान पूरी तरह से निराश और दुखी महसूस कर रहा था। लड़की ने को जुवान की बात अनसुनी कर दी और लू किंगयुआन को प्रणाम करते हुए कहा, आपने अभी जो तलवारबाजी दिखाई है, वह ताइवेई संप्रदाय की लगती है। क्या आप शायद ताइवेई संप्रदाय के अनुयायी हैं? हालांकि लू किंगयुआन दूसरी शाखा के शिष्यों के साथ चली गई थी, लेकिन उसने संप्रदाय नहीं छोड़ा था और हैसियत के लिहाज से अभी भी ताइवेई संप्रदाय की ही एक शिष्या थी। ये सुनकर उसने भी युवती को प्रणाम किया और कहा, सुश्री, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं ताइवेई संप्रदाय की तीसरी शाखा की एक शिष्या हूँ।
लड़की की आंखें चमक उठीं और वह खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके संप्रदाय के पवित्र पुत्र, युवा मास्टर फेंग शाओफेंग, यहाँ हैं? लू किग्युआन अचंभित रह गई। उसने ध्यान से लड़की को देखा और पाया कि फेंग शाओ का जिक्र करने के बाद लड़की के चेहरे पर शर्म के भाव उभर आए थे और उसका अलग थलग और ठंडा स्वभाव पल भर में गायब हो गया। लू किग्युआन सोच में पड़ गया। क्या ये लड़की सीनियर भाई फेंग की कोई पुरानी जान पहचान वाली हो सकती है? शायद कोई ऐसी भी जिसका उनसे करीबी रिश्ता हो। ये सोचकर लू किग्युआन को काफी असहज महसूस हुआ, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने उसकी मदद की थी, लू किग्युआन केवल मुस्कुराने की कोशिश कर सका और कहा, वरिष्ठ भाई फेंग यहाँ नहीं है। लड़की ने कहा, ओह, उसके चेहरे पर स्पष्ट निराशा झलक रही थी। चाची किंग ने धीरे से खांसते हुए धीमी आवाज में कहा, पवित्र युवती, कृपया जब आप बाहर हों तो अपने शब्दों और कार्यों से सावधान रहें। लड़की ने गंभीरता से कहा, चाची किंग, यंग मास्टर फेंग ने एक बार मेरी जान बचाई थी। अगर यंग मास्टर फेंग की मदद ना होती तो मैं बहुत पहले ही डाकुओं के हाथों मर गई होती और आज मैं यहाँ नहीं होती। ये भाग्य की बात है कि हम आज इस बहन को बचा पाए, इसलिए कृपया इसकी चिंता न करें। चाची किंग केवल आह भरकर चुप रह सकीं। ये सुनकर लू किग्युआन को कड़वाहट का एहसास हुआ। पता चला कि उसका बचाव फेंग शाओ द्वारा पूर्व में बोए गए कर्मों के कारण हुआ था। अप्रत्याशित रूप से मुझे वरिष्ठ भाई फेंग का एक और एहसान चुकाना पड़ा। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वह खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, युवती, मैंने अभी अभी आंटी किंग को ये कहते सुना कि आप नौयिन पवित्र भूमि की पवित्र युवती हैं। युवती मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, वास्तव में मैं शाओ युन की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।